हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गणेश कुमार। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विज्ञान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कल की क्लास में हमने क्या क्या देखा। हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया में हम समीकरण। कल हमने देख लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण में दो पार्ट होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। ये दोनों हमने कल देख लिए थे। रासायनिक समीकरण को लिखना, संतुलित करने का महत्व और संतुलित करने की विधि, ये सभी हमने कल देख लिए थे। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी हमने तीन प्रकार पढ़ लिए थे। कौन कौन से? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, वियोजन और उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं उष्मा शोष्य अभिक्रिया से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को एक बार फिर से देख लेते हैं। उष्मा क्षेपी का मतलब उष्मा का उत्सर्जन होना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के दौरान ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें उत्पाद निर्माण के दौरान क्या हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, वे सभी क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जस्ट इसका उल्टा होता है ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। जैसे कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और ऊष्मा शोष्य में ऊष्मा का अवशोषण होता है। शोष्य का मतलब सोखना, जहाँ पर ऊष्मा अवशोषित होती है। जैसे हमने वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण देखे थे कि कोई भी वियोजन अभिक्रिया हो रही थी, वहां पर हमें क्या चाहिए थी, ऊष्मा की आवश्यकता। तो इसका मतलब वियोजन अभिक्रिया के जो उदाहरण है वो ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया के भी उदाहरण है, क्योंकि वहां पर ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ऊष्मा बिना वियोजन अभिक्रिया नहीं होती, ऊष्मा के बगैर वियोजन अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे कि हमने देखा था सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन, यहाँ पर हमें चाहिए था सूर्य प्रकाश। हमने सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश में रखा तो सिल्वर अलग हो गया था और क्लोरीन गैस अलग हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का उपयोग हो रहा है। इसका मतलब ऊष्मा का उपयोग करके दो भागों में विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, ये भी क्या है, ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के विभाजन में हमें चाहिए कि ऊष्मा, ऊष्मा के बगैर हम विभाजन कर नहीं सकते। क्योंकि किसी भी पदार्थ के कणों को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का विभाजन करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पर ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी, इसलिए क्या है, ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया है। अब हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो बच्चों, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझे कि यहाँ पर है आयरन और यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। आपको मैंने बताया था कि जलीय विलयन का कैसे पता लगाएं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, AQ, मतलब ये क्या है, जलीय है। जो कॉपर सल्फेट है वो क्या है, जलीय है। अब आयरन को हम कॉपर सल्फेट विलयन के साथ क्रिया करवाएं तो आयरन अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित करके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, जिसके कारण क्या बनता है, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, विस्थापित। तो हमने इसमें देखा क्या था कि एक तत्व है जैसे कि आयरन है, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, दूसरे तत्व को जैसे कॉपर को उसकी यौगिक से कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। चलो एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि जिंक है, जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। और विस्थापित करने का कारण आपको पता ही है, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर की बजाय। तो कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट के साथ बंध बना लेता है
फिर क्या बनता है, जिंक सल्फेट, और कॉपर विस्थापित हो जाता है। यह एक सॉलिड स्टेट में एक अवक्षेप के रूप में बचता है। इसी प्रकार लेड है, लेड को कॉपर क्लोराइड के विलयन से क्रिया करवाया जाए तो कॉपर को लेड विस्थापित कर देगा, यहाँ पर लेड क्लोराइड बन जाता है, और जो कैल्शियम है, कैल्शियम नहीं, ये जो कॉपर है ना, यहाँ पर ये कॉपर कर दो, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। आयरन, जिंक और लेड कॉपर को विस्थापित क्यों कर देते, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है। इनकी क्रियाशीलता क्या है, कॉपर से अधिक है। चलो यहाँ पर मैं एक वीडियो लगाता हूँ जिससे आपको क्या समझ में आएगा कि विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है। तो देखिए ये वीडियो। जो जल है, एक क्रिस्टल है, वो इसमें मिला लेता। चलिए, कॉपर सल्फेट है, उसको पानी में मिक्स कर दो। तो देखिए हमारा जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो बनके तैयार हो गया है। किलो को इस टेस्ट ट्यूब में अंदर डाल दूंगा, और जैसा कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जो लोहे की कील हैं उन पर कॉपर की बहुत अच्छी और मोटी परत यहाँ पर जम चुकी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोनों सैंपलों में बड़ी आसानी से इसका अंतर कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सोडियम सल्फेट का आयन क्या है, सल्फेट आयन, ये तो जुड़ जाएगा बेरियम के साथ, और जो क्लोराइड आयन है ये सोडियम के साथ। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का विलयन के अगर हम अभिक्रिया करवाएं तो क्लोराइड आयन सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, और सोडियम जो सल्फेट आयन है वो बेरियम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग होना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का ऐसी अभिक्रिया जहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हो रहा या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही हो। ऑक्सीजन की तो यहाँ पर वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कॉपर और ऑक्सीजन। जैसे हम कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यह कैसी अभिक्रिया हुई, उपचयन अभिक्रिया हुई। जस्ट इसके उल्टी कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का तो योग हो रहा था और हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। इसका उल्टा है, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की तो जहाँ पर क्या हो, वृद्धि हो, और ऑक्सीजन का ह्रास हो या फिर कमी हो। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया का जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन गैस के साथ करवाएं तो कॉपर और जल का निर्माण होता है, कॉपर अलग हो जाता है और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कॉपर से ह्रास हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऐसे अभिक्रिया जहाँ पर क्या हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो। यहाँ पर अभिकारक में से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया और ये किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर
हमने एक चीज़ और देखी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें दोनों स्टेटमेंट लागू होते हैं। तो ये क्या एक अपचयन अभिक्रिया है। अब हम देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, इसे हम उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ लिख सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ हो रही हो, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उपचयित, एक अभिकारक तो क्या हो, उपचयित, तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर हमने इससे पहले अपचयन अभिक्रिया में यही उदाहरण लिया था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसका मतलब उपचयित हो रहा है, और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही थी, इसका मतलब अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, जिसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, ये हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ। अब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, जिंक से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, लेकिन कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो दोनों अभिक्रियाएं क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है। यहाँ पर कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, इसका मतलब उपचयन अभिक्रिया हो रही है। जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, इसका मतलब यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल है, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ हम HCl की अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनता है, मैग्नीज क्लोराइड, और जल का निर्माण होता है तथा क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि मैग्नीज से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसका मतलब ह्रास हो रहा है, इसका मतलब उपचयन अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दोनों मतलब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। उपचयन आपको पता ही है क्या है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का योग होना या फिर हाइड्रोजन की कमी। इसमें पहला हम देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये धातु संक्षारित हो जाती है, और इस सब प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारित होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना, ये आपने दैनिक जीवन में देखा ही होगा कि लोहे पर जंग लगता है तो किसके कारण लगता है, या तो अम्लों के कारण, मतलब जो कि खट्टे पदार्थ होते हैं, या फिर जो हमारे वातावरण में क्या है, नमी है, नमी के कारण क्या होता है, धातु संक्षारित हो जाती है और लोहे पर क्या लगता है, जंग लगता है। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना भी क्या, संक्षारण की क्रिया है। और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये भी क्या है, ये भी एक संक्षारण की प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन का योग रहा है, जैसे कि आर्द्रता में क्या है, जल वाष्प। आर्द्रता किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखें कि वातावरण में उपस्थित जल वाष्प। अब ये जल वाष्प में क्या है, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का योग होना ही क्या है? उपचयन है। तो ये क्या है? उपचयन का उदाहरण है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये सभी क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक उपचयन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं विकृत गंध्यता। विकृत गंध्यता क्या होती है? वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है, तब वह खाद्य सामग्री उपचयित हो जाती है। उपचयित होने का मतलब ऑक्सीजन का योग हो जाता है, या फिर ऑक्सीजन से क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण उस खाद्य सामग्री का स्वाद, गंध बदल जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंध्यता कहते हैं। हमारे घर में जो रोटी है, सब्जी है, या फिर कोई भी हम खाने पीने का पदार्थ बनाते हैं, वो खराब किसके कारण होता है? क्योंकि वो उपचयित हो जाता है। उपचयित होने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, जिसके कारण स्वाद अथवा गंध बदल जाती है। अब वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को उपचयित होने से रोकने के लिए क्या करते हैं? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन से क्रिया होने को रोक देते हैं, या फिर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होने देते। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। वे पदार्थ मिला दें तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। या फिर क्या कर दें? वायु रुद्ध बर्तनों में रख दें, जिससे क्या है? वायु अंदर नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण ऑक्सीजन ऑक्सीजन से पदार्थ क्रिया नहीं कर पाता है और उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ठीक है। इसी का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि थैलियों में बंद चिप्स। जो हम चिप्स खाते हैं, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अब नाइट्रोजन गैस को क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील है। अब ये ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ही धीमी गति से क्रिया करते हैं, जिसके कारण चिप्स का उपचयन बहुत ही धीमी गति से होता है। ठीक है सर, हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा हो गया है। हमारे फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है? सिर्फ ये दो ही टॉपिक है, जैसे कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, और यहाँ पर हमने अभिकारक उत्पाद और रासायनिक समीकरण को लिखना, संतुलित करने का महत्व और संतुलित करना सीख लिया था। और ये संक्षारण और विकृत गंध्यता, ये अभी हमने देखा ही था। ठीक है, धन्यवाद।